हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटीएन एट इकोनॉमिक्स। सो आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट फॉर अ सर्टेन कंट्री बी EX and elasticity of demand for imports be EM. Assume that the country devalues its currency. Its balance of payment will almost certainly show an improvement if elasticity of export plus import is greater than 1, or it is less than 1, or it is equals to 1, or elasticity of export is equals to elasticity of import is equals to 1. So यहाँ पे EX is indicating elasticity of export and EM is indicating elasticity of इम्पोर्ट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, EX क्या है, इलास्टिसिटी एक्सपोर्ट की, और EM क्या है, इलास्टिसिटी है इम्पोर्ट की। अब कंट्री क्या कर रही है, अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर रही है। डी वैल्यू का मतलब ये है कि अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसको फॉरेन करेंसीज के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू कम कर रही है। सो इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में कब इम्प्रूवमेंट होगी, सो यहाँ पर हमसे पूछा गया है। अगर डीवैल्यूएशन हो रही है यानी कि हमारी कंट्री की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, तो इसके वजह से क्या होगा, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे और उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और हमारे जो इंपोर्ट्स हैं, जो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे थे फॉरेन करेंसी से, अब डीवैल्यूएशन की वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे महंगे। सो इलास्टिसिटी ऑफ इम्पोर्ट यानी कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो हो जाएंगे महंगे, इसकी वजह से इनकी जो डिमांड है वो हो जाएगी कम। हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्प्रूवमेंट तब होगी जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इम्पोर्ट ज़्यादा है कि किसके, 1 से। इसकी वजह से इम्प्रूवमेंट होगी, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और ये हो जाएंगे ग्रेटर देन 1, तभी हमारी जो डीवैल्यूएशन की वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है तभी इम्प्रूव कर पाएगा। इसलिए इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो कि करेक्ट नहीं है। फर्स्ट इज इफ अ फॉरेन सिटीजन डिपॉजिट सम मनी इन अ बैंक इन इंडिया द अकाउंट रिगार्ड्स दिस एज अ क्रेडिट। अगर कोई फॉरेन का सिटीज़न हमारे बैंक में अपना जो पैसा है उसे जमा करवाता है तो उसको लिया जाएगा एज क्रेडिट, जो कि बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसकी वजह से हमारी कंट्री में जो कैपिटल है उसका इनफ्लो हो रहा है। इट्स करेक्ट। सेकेंड इज द करंट अकाउंट बैलेंस शोज ओनली द बैलेंस फॉर द ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइंड, सो दिस इज़ रॉन्ग। क्योंकि करंट अकाउंट में हम लोगों ने इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो में डिस्कशंस की हैं। अगर आप लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली वीडियोस नहीं देखी तो इनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसमें हमने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको पूरी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो करंट अकाउंट होता है वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को ही नहीं शो करता बल्कि यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, जो कि वन साइडेड ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे कि हमारे गिफ्ट्स, हमारी गवर्नमेंट को अगर कोई फॉरेन की गवर्नमेंट गिफ्ट दे रही है, कोई डोनेशन वगैरह दे रही है, तो वो भी करंट अकाउंट में ही इंक्लूड जो है उसको किया जाता है, उसकी जो एंट्री होती है वो भी करंट अकाउंट में ही होती है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ बोला है गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड, इसलिए ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इज अलाउइंग फॉर एरर्स एंड ओमिशन द अकाउंट ऑलवेज बैलेंस, जो कि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इफ़ कंट्रीज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज, जब हमारी जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स है वो बढ़ जाएंगे तो उनको माइनस साइन से इंडिकेट किया जाएगा। देयर इज़ अ माइनस साइन फॉर देयर एंट्री। ये जो बाकी के स्टेटमेंट है दीज आर करेक्ट बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज द थ्योरी ऑफ, किसकी थ्योरी है, वैल्यू ऑफ मनी, प्राइस डिटर्मिनेशन, नॉमिनल इनकम और डिमांड फॉर मनी। अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। किसकी थ्योरी है, डिमांड फॉर मनी की। इसलिए इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज गिल्ट एज मार्केट। गिल्ट एज मार्केट कौन सी होती है, बुलियन मार्केट, मार्केट फॉर प्योर मेटल्स, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मार्केट ऑफ कमोडिटीज़।
सो जो गिल्ट एज मार्केट होती है, ये जो मार्केट होती है ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ की मार्केट होती है। सो इसलिए हमारा जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। सो गिल्ट एज मार्केट मीन्स मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। Now next question is the absorption approach of analyzing balance of payment was formulated by। So absorption approach भी हम लोगों ने अपनी उसके ऊपर वीडियो जो है वो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा तो इसका भी जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या पूछा गया, एब्जॉर्प्शन अप्रोच किसने दी है इसके बारे में पूछा गया है। सो ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज मिल्टन फ्रीडमैन, सेकंड इज मार्शल एंड अर्नर, third is Sidney Alexander, and last one is Haveler. So the absorption approach for analyzing balance of payment was formulated by Sidney Alexander. So here third option is correct. Now next is, which amongst the following is not correctly matched with regard to balance of payment। So यहाँ पे भी ये जो क्वेश्चन है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। सो यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ आइटम्स दी हैं और उनका नेचर दिया है, यानी कि इन आइटम की जो एंट्री है वो कहाँ पर होगी। सो ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है। सो फर्स्ट इज इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेबिट इन करंट अकाउंट, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को इम्पोर्ट कर रहे हैं तो इसकी वजह से हमारी जो करेंसी है उसका आउटफ्लो हो रहा है, वो जो करेंसी है वो कंट्री से बाहर जा रही है। सो इसकी वजह से इट विल बी एडेड इन द डेबिट इन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट की डेबिट साइड में इसको जो है वो ऐड किया जाएगा। उसके बाद रिसीट ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती हैं। सो ट्रांसफ़र पेमेंट में हमारे पास आते हैं डोनेशंस, गिफ्ट वगैरह। सो अगर हम लोगों को ऐसी ट्रांसफ़र पेमेंट्स यानी कि ऐसे गिफ्ट, ऐसे डोनेशन मिल रहे हैं तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, उसकी एंट्री होगी क्रेडिट इन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में उसकी जो एंट्री है वो होगी, क्योंकि इसके वजह से हमारी कंट्री में इनफ्लो हो रहा है कैपिटल का। सो इट विल बी एडेड इन करंट क्रेडिट इन करंट अकाउंट। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीट का मतलब ये है कि जब फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, यहाँ पे लिखा है क्रेडिट इन दी कैपिटल अकाउंट, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल नेचर्स की आइटम्स होती है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनकी एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट में, और इसकी वजह से हमारी कंट्री में कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है। सो इनफ्लो की वजह से इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, क्रेडिट इन दी कैपिटल अकाउंट। सो लास्ट ऑप्शन क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिडम्पशन। सो इसका इन्होंने लिखा हुआ है डेबिट इन दी करंट अकाउंट, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कि हम लोग फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यानी कि एक कौन से नेचर के आइटम है, ये फाइनेंशियल नेचर के आइटम है। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो भी आइटम्स फाइनेंशियल नेचर की होती है उनकी एंट्री कहाँ पे होती है, कैपिटल अकाउंट में, ना कि करंट अकाउंट में। सो इसकी वजह से हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर हम लोगों ने 5-6 जो वीडियोज़ है वो ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, आप लोग उनको भी देख सकते हैं, उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट है मेन्यू कॉस्ट इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन रेफर्स टू। मेन्यू कॉस्ट इन्फ्लेशन के रिलेशन में क्या रेफर करती हैं, कॉस्ट ऑफ रीवैल्यूइंग करेंसी, कॉस्ट ऑफ ऑल्टरिंग प्राइस लिस्ट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मॉनेटरी बेस, और कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग बेटर रेट्स ऑफ रिटर्न। सो मेन्यू कॉस्ट इन इन्फ्लेशन, यानी कि जब हमारे प्राइसेस बढ़े तो उनकी वजह से हमारी जो मेन्यू कॉस्ट है उनका क्या मतलब होगा। सो प्राइस बढ़ गए तो इट मीन्स हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो मेन्यूज़ हैं, किसी भी अगर हम बड़े होटल में जाते हैं तो वो हमें मेन्यू लिस्ट देते हैं, जिसके ऊपर सारी ही आइटम जो कि उनके पास होती है, जो भी डिशेस उनके पास होती है, उन्होंने उसके जो प्राइस हैं और जो डिशेस हैं उनको मेंशन किया होता है। जब इन्फ्लेशन आएगी तो इसके वजह से क्या होगा, प्राइजेस जो हैं आइटम्स के वो चेंज हो जाएंगे। सो इसके वजह से उनको क्या करना पड़ेगा, अपना जो मेन्यू है उन मेन्यू में जो प्राइस लिस्ट रखी हुई है उसको ऑल्टर करवाना पड़ेगा, यानी कि उसको चेंज करना पड़ेगा। सो मेन्यू कॉस्ट इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ ऑल्टरिंग प्राइस लिस्ट, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसके वजह से जो मेन्यू को चेंज करने में कॉस्ट आएगी वो है मेन्यू कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट इज लिक्विडिटी ट्रैप। यहाँ पे हमने हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमको करेक्ट जो ऑर्डर उसको सिलेक्ट करना है। सो फर्स्ट इज लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल प्रेफर टू होल्ड मनी
रादर देन इन्वेस्टिंग इट। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन है लिक्विडिटी ट्रैप जिसमें लोगों को इतनी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती कि वो अपनी जो कैपिटल है, अपना जो पैसा है, उसको बैंक में डिपॉजिट करवाना चाहें। जब लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी नहीं मिलेंगी तो लोग क्या करेंगे, अपना जो पैसा है वो बैंक से निकलवाना शुरू कर लेंगे, उसको अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पसंद करेंगे, क्योंकि जितने उनको रिटर्न्स दे रहा है बैंक उनको वो उतने सफिशेंट नहीं लग रहे। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जब लोग क्या करेंगे, अपनी जो मनी है उसको अपने पास ही रखना चाहेंगे, ना कि उसको इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों को डिज़ायर्ड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी तो आप लोग उसको अपने पास ही रखना पसंद करोगी। सेकेंड है लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज द सिचुएशन व्हेन पीपल प्रेफर टू इन्वेस्ट मनी रादर देन होल्डिंग इट, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब ये है कि लिक्विडिटी को प्रेफर करना, यानी कि पैसे को अपने पास ही लिक्विड फॉर्म में रखना। अगर हम लोग पैसे को लिक्विड फॉर्म में रख रहे हैं अपने पास, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की तो कोई बात ही नहीं आएगी। यहाँ पे ये जो सेकंड स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है। उसके बाद थर्ड, लिक्विडिटी क्रंच इज द सिचुएशन ऑफ शॉर्ट सप्लाई ऑफ मनी इन द मनी मार्केट। लिक्विडिटी क्रंच एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो सप्लाई है मनी की मनी मार्केट में वो कम हो जाती है, जो कि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है क्रेडिट क्रंच। क्रेडिट क्रंच इज द सिचुएशन ऑफ शॉर्ट सप्लाई ऑफ मनी इन द लोन मार्केट। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लोन मार्केट में हमें जो पैसा है उसकी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, यानी कि अब हम लोग लोन जो है वो इतना नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो सप्लाई है मनी की वो कम है। ये भी दोनों ठीक है, यानी कि हमारी करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन कौन सी होगी, ए, सी और डी। तो देखते हैं कि ए, सी, डी किस ऑप्शन पे हमें गिवन है। इट इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर सेकंड। हियर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। Now, last question of today's video is the theory in which trade cycle is generated due to excess of actual over the desired investment has been given by. So, वो वाली ट्रेड साइकिल की थ्योरी जिसमें ट्रेड साइकिल्स अकर हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा हो रही है, यानी कि ओवर इन्वेस्टमेंट हो रही है। ओवर इन्वेस्टमेंट होने की वजह से ट्रेड साइकिल्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। ये थ्योरी किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई है? The theory in which trade cycle is generated due to the excess of actual over the desired investment has been given by F. Hayek. ये एफ हायक की ट्रेड साइकिल की थ्योरी है जिसमें जो ट्रेड साइकिल्स हैं वो अकर होते हैं क्योंकि हमारी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।